हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज की क्लास में हम डे 25 के बारे में बात करने वाले हैं और 24 दिन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 5 सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। छठा सब्जेक्ट आज हम कर रहे हैं। कल की क्लास में हमने कंप्यूटर देखा था, ठीक है। कंप्यूटर हमने देखा था, मेमोरी हमने पढ़ी थी, उसके साथ ही हमने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वाला पार्ट पढ़ा था, ठीक है। और उसके साथ ही हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस करे थे। डे 24 में हमने ये सारी चीज़ें कवर अप कर ली थी। आज हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट जो है इसी के बेस पे कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आता है डेटा, कि डेटा क्या होता है। डेटा जो होता है वो आपका एक कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स एंड फिगर होता है। अगर डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन आएगी कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स एंड फिगर क्या होगा, तो आपके जो आंसर है वो क्या होगा भाई, डेटा, ठीक है। तो डेटा कैन बी डिफाइंड एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, concept or instruction in a formalized manner which should be suitable for communication, interpretation or processing by human or electronic machine, ठीक है। तो ये होती है डेटा की डेफिनेशन। अगर इनमें से कुछ भी आ जाए तो आपको जो है डेटा के बारे में पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आए, क्योंकि एग्जामिनर लैंग्वेज चेंज कर देता है, क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है वही रहता है, ठीक है। मतलब टॉपिक सेम रहता है लेकिन लैंग्वेज चेंज करके घुमा देता है बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत भोले भाले हैं, नादान हैं, उनको नहीं पता कि एग्जामिनर ने उसे कैसे घुमा दिया, ठीक है। सेकंड देखो, इन्फॉर्मेशन क्या होती है। इन्फॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज्ड वे होता है। डेटा आपका ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं होता, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो होती है एक ऑर्गेनाइज्ड वे होती है, जिसमें आप विच हैज़ सम मीनिंगफुल वैल्यू फॉर द रिसीवर। इन्फॉर्मेशन इज द प्रोसेस डेटा और विच डिसीजन एंड एक्शन आर बेस्ड, ठीक है। इसके बाद देखो, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। डेटा प्रोसेसिंग इज द रीस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्डरिंग ऑफ डेटा बाय पीपल और मशीन टू इंक्रीज देयर यूजलेस एंड usefulness and add values for particular purpose. Data processing consists of basic step, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, ठीक है। तो ये होता है आपका डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। अब 3 बेसिक स्टेप होते हैं कंसिडर द डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। डेटा प्रोसेसिंग साइकिल के 3 जो है बेसिक स्टेप होते हैं। कौन सा? इनपुट होगा, आउटपुट होगा और प्रोसेसर होता है, ठीक है। इनपुट डेटा जो होता है वो प्रीपेयर्ड इन सम कन्वीनियंट फॉर्म फॉर प्रोसेसिंग। मतलब हम कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं ताकि हम उसको प्रोसेस करवा सकें। द फॉर्म विल डिपेंड ऑन द प्रोसेसिंग मशीन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आर यूज्ड, द इनपुट डेटा कुड बी recorded on any one of the several type of input mediums such as magnetic disk, tape and so on, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेट इनपुट। प्रोसेसिंग क्या होती है? जब आपने इनपुट दे दी तो उसको कुछ ना कुछ, उसके अगर आपने प्लस करना दिया है तो प्लस करेगा, मल्टीप्लाई करना दिया है तो मल्टीप्लाई करेगा, कुछ चीज़ सर्च करनी दी है तो आपको ढूंढ के देगा। तो यही काम होता है प्रोसेसर का, यानी कि सीपीयू का, या फिर आप कह सकते हो प्रोसेसिंग, ठीक है। Calculating from the time card, so summary of sales for the month मई to be calculated from the sale order, ठीक है। उसके बाद है आउटपुट। जब आपने इनपुट दे दिया, प्रोसेसर ने उसको प्रोसेस कर दिया, देन वो क्या करेगा, आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा जो आपको आउटपुट चाहिए। द रिजल्ट ऑफ द प्रोसीडिंग प्रोसेसिंग स्टेप आर कलेक्टेड। द पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द आउटपुट डेटा डिपेंड्स ऑन द यूज ऑफ डेटा। फॉर एग्जाम्पल, आउटपुट डेटा में बी पे बैक्स, पे चेक्स फॉर एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये होता है आपका 3 बेसिक स्टेप थे, और ये जो था पूरा प्रीवियस का कंक्लूजन था। ये इंपॉर्टेंट था, जो कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और जो बच्चे आज फर्स्ट क्लास ले रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि जो है आपको वहाँ पर टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे और आपके जितने भी डाउट्स हैं आप वहाँ पर पूछ सको, ठीक है। हाँ जी। इसके बाद देखो, लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है। लैंग्वेज प्रोसेसर वो होते हैं जहाँ पर जैसे अब ये मैं यहाँ पर एक चीज़ समझाती हूँ आपको। देखो, ये है आपका कंप्यूटर, ठीक है, और ये है ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग को तो देखो कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है? 0 और 1 की, दैट इज़ बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग को तो 0 1 की लैंग्वेज समझ नहीं आती। ह्यूमन बीइंग को कौन सी लैंग्वेज समझ आती है? इंग्लिश लैंग्वेज समझ आती है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या किया जाए? तो इस केस में हम लैंग्वेज प्रोसेसर का यूज़ करते हैं कि अगर अगर मुझे हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में जाना है या मशीन लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज में जाना है, तो मैं ट्रांसलेटर का यूज़ करूँगी। जैसे इंटरप्रेटर हो गया, कंपाइलर हो गया। अगर आप असेंबली लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो असेंबलर का यूज़ करते हो, हाई लेवल यूज़ कर रहे हो तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर का यूज़ करोगे। तो यही होते हैं आपके लैंग्वेज प्रोसेसर, ठीक है। जैसे अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो रियल लाइफ में हम किसी ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं। जैसे आप हो, आपको एक इंडियन है, इंडियन को
को इंग्लिश लैंग्वेज आती है, ठीक है, और वो पहुंच गया जापान में, ठीक है। जापान वालों को तो सबको जापानीज़ लैंग्वेज आती है। तो अगर अगर इंडिया वाले को जापान वाले से इंटरेक्ट करना है तो या तो उसको जापानीज़ लैंग्वेज आनी चाहिए या जापानीज़ वाले को इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। लेकिन दोनों, जापानीज़ वाले को ना इंग्लिश आती है और इंडिया वाले को जापानीज़ नहीं आती, तो दोनों इंटरेक्ट क्या करेंगे? तो यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा जो है मीडिएटर आएगा, ठीक है, ट्रांसलेटर आएगा, जो इसकी बात को समझ के इसको समझा सके और इसकी बात को समझ के इसको समझा सके, ठीक है। वही कंप्यूटर की लैंग्वेज में होता है कि जो ह्यूमन बीइंग को समझ में आता है वो कंप्यूटर को नहीं आता, और जो कंप्यूटर को समझ आता है वो ह्यूमन बीइंग को नहीं आता। तो इसी के लिए हम लैंग्वेज प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। समझ में आया कि लैंग्वेज प्रोसेसर यूज़ ही क्यों कर रहे हैं। अब देखो, एक आपका असेंबलर है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर है। असेंबलर का काम क्या होता है? द लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्ट द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। मतलब जो वो लैंग्वेज प्रोसेसर जो कन्वर्ट करते हैं उस असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में, उसको आप क्या कहोगे? असेंबलर कहोगे, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या होते हैं? मतलब असेंबलर, मैंने जैसा कि कहा कि जब आप असेंबली लैंग्वेज यूज़ करते हो तो आप असेंबलर का यूज़ करो, क्योंकि असेंबलर जो होते हैं वो असेंबली लैंग्वेज को किस में चेंज करेंगे? मशीन लैंग्वेज में, दैट इज़ 0 1 की फॉर्म में, ठीक है। इंटरप्रेटर आपका क्या होता है? इंटरप्रेटर एक लैंग्वेज प्रोसेसर होता है जो कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में, कन्वर्टिंग एग्जीक्यूटिंग बाय लाइन, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, इंटरप्रेटर और कंपाइलर में एक ही डिफरेंस होता है। जो इंटरप्रेटर होता है आपका वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, और जो कंपाइलर होता है वो होल प्रोग्राम को एक बार में ही एग्जीक्यूट करता है। दोनों में मेन डिफरेंस यही होता है, लेकिन दोनों यूज़ ही होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज से लो लैंग्वेज चेंज करने के लिए, ठीक है। इंटरप्रेटर क्लियर है भाई? इंटरप्रेटर जो होता है एक लैंग्वेज प्रोसेसर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है, और ये लाइन बाय लाइन जो है उसको एग्जीक्यूट करेगा। कंपाइलर जो होता है वो भी एक लैंग्वेज प्रोसेसर है जो कि कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में, बट कन्वर्जन मैनर इज़ डिफरेंट। लेकिन जो कन्वर्जन का मैनर है वो डिफरेंट है। ये कन्वर्ट करेगा एंटायर हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब ये पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा इन वन गो, एंड रिपोर्ट ऑल एरर्स ऑफ द प्रोग्राम अलॉन्ग विद द लाइन नंबर्स, ठीक है। तो ये वो बता देगा कि चौथी लाइन में प्रॉब्लम है, जैसे एरर आ जाती है ना, 10वीं लाइन में प्रॉब्लम है। जब आपने कभी C और C++ का प्रोग्राम बनाया होगा तो आपको जब पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तो जहाँ जहाँ जैसे आपने कहीं कोमा नहीं लगाया, सेमीकोलन नहीं लगाया, या कहीं पर ब्रैकेट लगाना भूल गए, तो आपको बता देगा कि 10वीं लाइन में प्रॉब्लम है, 20वीं लाइन में प्रॉब्लम है, 5वीं लाइन में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऐसे ही कंपाइलर भी क्या करता है कि पूरे प्रोग्राम को करेगा, और फिर लास्ट में जब एरर की रिपोर्ट आती है तो लाइन नंबर के साथ उसको बता देगा, ठीक है। क्लियर है भाई? आपका असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्लियर है। अब आगे बढ़े। अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को हम क्लासीफाई करते हैं, एक तो वर्क के अकॉर्डिंग करते हैं कि जो कंप्यूटर का काम है वो कैसे होगा, और एक होता है साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। साइज़ के अकॉर्डिंग होता है आपका सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन और पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। तो ये है आपका साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। और वर्क के अकॉर्डिंग आपका अलग होता है। पहले देखो साइज़ के अकॉर्डिंग सबसे पहले आता है आपका पर्सनल कंप्यूटर का जो साइज़ होता है वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। तो इट इज़ अ सिंगल यूज़र कंप्यूटर सिस्टम, मतलब एक सिंगल यूज़र, जैसे हम अपन लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर होता है तो एक ही बंदा जो है उसको आराम से यूज़ कर लेता है। हैविंग मॉडरेटली पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर। वर्क स्टेशन, इट इज़ ऑल्सो सिंगल यूज़र कंप्यूटर सिस्टम विच इज़ सिमिलर टू पर्सनल कंप्यूटर बट हैव मोर पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन जो इसका माइक्रो प्रोसेसर होता है वर्क स्टेशन का, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू PCs, ठीक है। मिनी कंप्यूटर, इट इज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर, इट इज़ मल्टी यूज़र कंप्यूटर सिस्टम विच इज़ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड्स ऑफ यूज़र। इसमें 100 ऑफ यूज़र जो है इसको सपोर्ट कर सकते हैं। मल्टी यूज़र है ये। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी डिफरेंट फ्रॉम मिनी कंप्यूटर, ठीक है। तो इसकी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वो होगी जो क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर, इट इज़ मल्टी यूज़र कंप्यूटर सिस्टम विच इज़ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग 100 ऑफ यूज़र साइमल्टेनियसली। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी डिफरेंट फ्रॉम मिनी कंप्यूटर। इसकी जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी होगी वो मिनी कंप्यूटर से डिफरेंट होती है। कोई बताएगा कि पहला जो मेन फ्रेम कंप्यूटर था वो कौन सा था? तो कमेंट करके आप सबको बताना है कि पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर आपका कौन सा था। सुपर कंप्यूटर जो है एक्सट्रीमली फास्ट होते हैं, जो कि साइंटिस्ट वगैरह और मैथमेटिशियन है जो हैं वो इनका यूज़ करते हैं। फास्ट कंप्यूटर एग्जीक्यूट 100 ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर
सेकेंड, ठीक है। तो पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया का कौन सा था और वर्ल्ड का कौन सा था, सारे बच्चे जो हैं कमेंट करके बताएंगे कि कौन से थे, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। और अभी लेटेस्ट जो है वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर जो फास्टेस्ट है वो कौन सा है, ठीक है। तो ये सारे बच्चे जो हैं कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा कब था। तो ये चीज़ें क्लियर हैं भाई। हाँ जी, अब देखो इन द फॉलोइंग मेन मेमोरी स्टोरेज यूनिट। मेन मेमोरी स्टोरेज यूनिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है और इनको अरेंज करना दे दिया जाता है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज करो। सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो होती है बिट, जो कि 0 या 1 होती है। 0 का मतलब होता है ऑफ, जैसे स्विच जो होता है वो ऑफ हो जाता है, वैसे ही 0 का मतलब होता है जब स्विच ऑन हो जाता है, दैट इज़ 1। 1 को स्विच ऑन कहोगे और ऑफ को आप कहोगे 0, ठीक है। तो बिट जो होती है वो सबसे छोटी यूनिट होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है 0 और 1 से, और 0 का मतलब है पैसिव और 1 का मतलब है एक्टिव स्टेट, ठीक है, कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। बिट के बाद आती है आपकी नीबल। नीबल जो होते हैं जब 4 बिट मिल जाती हैं तो वो आपकी क्या बन जाती है, नीबल बन जाती है, ठीक है। बाइट क्या होता है, जब आपकी 8 बिट मिल जाती हैं, जब आपका 8 बिट का ग्रुप बन जाता है तो आप उसको बाइट कहोगे, ठीक है। बाइट जो होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है विच कैन रिप्रेजेंट अ डेटा आइटम और करेक्टर। 1 बाइट इज इक्वल टू 1 बिट, ठीक है। वर्ड क्या होता है, कंप्यूटर वर्ड लाइक अ बाइट इज अ ग्रुप ऑफ फिक्स नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड एज अ यूनिट विच वेरीज फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर बट इज फिक्स्ड फॉर ईच कंप्यूटर। The length of computer word is called word size or word length. It may be small as 8 bits or may be as long as 96 bits. A computer store the information in the form of computer word. जो कंप्यूटर है वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर वर्ड्स, ठीक है। कंप्यूटर वर्ड्स की फॉर्म में जो है कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं वर्ड। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले आती है आपकी किलोबाइट। किलोबाइट जो होती है उसमें आपकी 1024 बाइट बन जाती हैं। तो अगर क्वेश्चन देते हैं 1024 बाइट क्या होंगी और ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन देते हैं तो 1 KB जो होता है वो 1024 बाइट के बराबर होता है। मेगाबाइट में 1 मेगाबाइट जो होगा वो 1024 KB के बराबर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 1024 आ जाएगा और इसके पीछे क्या लग जाएगा, KB लग जाएगा। जैसे किलोबाइट के पीछे बाइट लग गया, मेगाबाइट के पीछे किलोबाइट लग गया, गीगाबाइट के पीछे मेगाबाइट लग गया, टेराबाइट के पीछे GB लग गया और पेटाबाइट के पीछे TB लग गया, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो 1 गीगाबाइट जो है वो 1024 MB के बराबर हो गया, 1 टेराबाइट 1024 GB के बराबर हो गया, 1 पेटाबाइट जो है वो 1024 टेराबाइट के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये कुछ हैं इस तरीके की दे दी जाती है, बोलेगा असेंडिंग में लगाओ, डिसेंडिंग में लगाओ या फिर पर्टिकुलर एक के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। हाँ जी, अब देखो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। हमने हार्डवेयर कल पढ़ लिया था, सॉफ्टवेयर को हम आज देखेंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक रिप्रेजेंट द सेट ऑफ प्रोग्राम, मतलब ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम का जो समूह होता है वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। दैट गवर्न द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड मेक द हार्डवेयर रन, ठीक है। तो देखो सॉफ्टवेयर जो होता है वो जिसको उस सॉफ्टवेयर क्या होगा जिसको हम छू नहीं सकते, ठीक है। और सॉफ्टवेयर जैसे कि मैंने आपको कल बताया, अगर सॉफ्टवेयर आत्मा है तो हार्डवेयर आपका क्या है, शरीर है, ठीक है। बिना सॉफ्टवेयर के भी आप कुछ नहीं कर सकते, बिना हार्डवेयर के भी आप कुछ नहीं कर सकते। 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, हमेशा ध्यान रखना 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि मैम 3 होते हैं। देखो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपका कॉम्बिनेशन होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ठीक है। तो हम उसको नहीं बोलते हैं, हम जो है मेनली सिस्टम और एप्लीकेशन ही बोलते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है अगर आपको कहीं पर दिख जाए या ऑप्शन में 2 ना दे रखा हो तो आप 3 पर टिक करोगे, अदरवाइज आपके 2 ही मेन जो हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जहाँ पर जो है जिसके बिना आप काम नहीं कर सकते। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, लैंग्वेज प्रोसेसर आ जाएंगे यानी कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ठीक है, और आपके ड्राइवर्स आ जाएंगे। ये सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जो डिज़ाइन करता है, ऑपरेट, कंट्रोल एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर इटसेल्फ। System software are generally prepared by computers manufacturer. System software serve as the interface between hardware and the end user. Example operating system, compiler, interpreter, assembler, ये सारे क्या हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आप कंप्यूटर पर काम नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है यूज़र जो है अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग करता है। जैसे देखो अब देखो मुझे अगर अपने फ़ोन में जैसे लोग ब्यूटी प्लस डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, और
स्नैपचैट डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। अगर किसी को ये सारी चीज़ें नहीं पसंद तो वो ना भी डाउनलोड करें, तो ऐसा तो नहीं कि उनका फ़ोन चलना बंद हो जाएगा, उनका कंप्यूटर चलना बंद हो जाएगा, ठीक है। जितने भी सारे सॉफ्टवेयर हैं, किसी के फ़ोन में कोई सॉफ्टवेयर मिलेगा, किसी के फ़ोन में कोई सॉफ्टवेयर मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जहाँ पर यूज़र की मर्ज़ी चलती है। अगर यूज़र को चीज़ें पसंद आती हैं तो वो अपने उसमें अपने फ़ोन में या कंप्यूटर में उन चीज़ों को डालेगा, अदरवाइज़ उसको नहीं है ज़रूरत तो वो उनको नहीं भी डालेगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ प्रोग्राम है जो नेसेसरी टू कैरी आउट ऑपरेशन फॉर अ स्पेसिफाइड एप्लीकेशन, ठीक है। मतलब स्पेसिफाई एप्लीकेशन के लिए जिनको हम यूज़ करते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि इनको करना है ये या इनको नहीं करना, ठीक है। लेकिन बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आप काम नहीं कर सकते। सॉरी भाई। हाँ जी, अब जनरेशन देख लो, इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है, देखो जो इनका ईयर है ना, वो मोस्टली जगह आपको ऊपर नीचे ही मिलेगा, ठीक है। तो ईयर पे मत जाना, जिस तरीके से एग्जाम में दे रखा हो आप उस तरीके से कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन आपका 1946 से 1959, और पहले कंप्यूटर जनरेशन में आपकी वैक्यूम ट्यूब्स आ गई थी, ठीक है। उसके बाद जो है कोई बताएगा कि वैक्यूम ट्यूब को किसने इन्वेंट किया था, तो सभी बच्चे वैक्यूम ट्यूब का इन्वेंशन बताएंगे, किसने इन्वेंट किया था वैक्यूम ट्यूब को और कब किया था, ठीक है। सेकेंड जनरेशन जो है वो 1959 से 1965 तक, और कहीं कहीं आपको 1955 टू 1965 भी दिखा जाएगी, या 1956 से लेके 1965 तक भी दिख जाएगी, ठीक है। तो ये अलग अलग जो है वेरी करता रहता है, कोई कहीं पर भी ये फिक्स नहीं दिखेगा, ठीक है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में जो है आपके वैक्यूम ट्यूब के बाद ट्रांजिस्टर आ गए थे, जो कि काफ़ी हद तक अच्छे थे, ठीक है। क्योंकि वैक्यूम ट्यूब क्या होता था, जैसे हमारा बल्ब गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी हीट हो जाता है, वैसे ही वैक्यूम ट्यूब जो थी वो बहुत जल्दी हीट हो जाती थी, बहुत जल्दी गर्म हो जाती थी, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करने के लिए हमें बार बार बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिजली से चलता है, तो हमें बहुत सारी बिजली देनी पड़ती थी, तब हम जब जाके कंप्यूटर चलता था, और वो भी जो है बहुत जल्दी हीट हो जाता था वैक्यूम ट्यूब की वजह से, ठीक है। तो बहुत सारी कमियाँ थी वैक्यूम ट्यूब में। तो सेकेंड जनरेशन में फिर हमने ट्रांजिस्टर्स को यूज़ किया, ठीक है। ट्रांजिस्टर को यूज़ करने के बाद फिर जब आपकी तीसरी जनरेशन आई 1965 से 1971 तक, तो फिर हमने आईसी को यूज़ किया, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर में क्या दिक्कत थी, हमें जो है बिजली देने के लिए बहुत सारे ट्रांजिस्टर का यूज़ करना पड़ता था, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर का साइज़ था वो बहुत छोटा था। तो फिर हमने जो है आईसी का यूज़ किया। तो यहाँ पर जो है हमें एक आईसी को चार्ज करना पड़ता था, मतलब बहुत सारी जो है इंटीग्रेटेड सर्किट में बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते थे, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगने की वजह से हम बिजली को आराम से पास ऑन कर पा रहे थे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आया, जहाँ पर आप माइक्रो प्रोसेसर का आपने यूज़ किया, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो थी एक तरीके की चिप थी, इस तरीके की चिप थी जिसके अंदर बहुत सारे आईसीज लगे हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं था कि अलग अलग को करंट देना पड़े, हम इस एक अकेले चिप को करंट दे रहे थे, तो फिर वो क्या कर रहा था, सारी आईसीज में एक दूसरे के पास करंट को पास ऑन कर रहा था, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर बहुत ही अच्छा था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। और यहाँ पर जो है आप VLSI या LSI का भी आपने यूज़ किया था, कहाँ पर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है 1980 के बाद अभी तक आपकी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर चल रही है, और जहाँ पर आप यूज़ कर रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या ULSI का, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। और VLSI से हो जाएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म जो है आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है। हाँ जी, तो ये सारी की सारी जनरेशन क्लियर हैं, कई बार एग्जाम में आ जाती हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अब देखो कंप्यूटर की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड भाई। हाँ जी, सबसे पहले आती है बूटिंग। जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो है स्टार्ट करते हो, जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले वो क्या करवाता है, लोड करवाता है, ठीक है, रन होता है। तो इसी प्रोसेस को आप क्या कहोगे, बूटिंग, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हो, बूटिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि बूट क्या होता है। व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज फर्स्ट लोडेड एज इट्स एसेंशियल फॉर रनिंग ऑल अदर प्रोग्राम्स, द प्रोसेस इज नोन एज बूटिंग। कोल्ड बूट, व्हेन यू टर्न द कंप्यूटर ऑन फ्रॉम ऑन ऑफ पोजिशन, मतलब कोल्ड बूट क्या होता है, जब आप टर्न करते हो कंप्यूटर को ऑन फ्रॉम ऑफ से, ऑफ पोजिशन से, तो उसको आप कोल्ड बूट कहोगे, ठीक है। वार्म से, वार्म बूट क्या होता है, व्हेन यू रीसेट द कंप्यूटर दैट इज ऑलरेडी रन ऑन, ठीक है। आप जब कंप्यूटर को रीसेट करते हो और वो ऑलरेडी जो है वो ऑन होता है, तो आप उसको वार्म बूट कहते हो, ठीक है।
तो आपको पता होना चाहिए कि बूट क्या होता है, कोल्ड बूट क्या होता है, वार्म बूट क्या होता है। अब देखो मदरबोर्ड क्या होता है। मदरबोर्ड सर्व एज अ सिंगल प्लेटफॉर्म दैट कनेक्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर टुगेदर। मदरबोर्ड क्या होता है, एक बहुत ही मेन पार्ट है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आईसीज मिल जाएंगे, ट्रांजिस्टर मिल जाएंगे, सीपीयू मिल जाएगा, मेमोरी मिल जाएगा, हार्ड ड्राइव मिल जाएगा, ऑप्टिकल ड्राइव, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके कहाँ पर होती है, मदरबोर्ड में। और आप जो है मदरबोर्ड को बैकबोन भी कहते हो कंप्यूटर का। क्या कहते हो, बैकबोन भी कहते हो कंप्यूटर का। तो मदरबोर्ड जो होता है, देखो मदरबोर्ड जो है एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जो कनेक्ट करवाते हो। तो प्लेटफॉर्म नंबर कनेक्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। मदरबोर्ड्स कनेक्ट सीपीयू, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड एंड अदर पोर्ट्स आर एक्सपेंशन कार्ड डायरेक्टली एंड वाया केबल्स। ठीक है, तो ये सारे कंसीडर किए जाते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बैकबोन ऑफ कंप्यूटर, तो आपका आंसर क्या होगा भाई, मदरबोर्ड। ठीक है, अब देखो कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होते हैं। ये कंसिस्ट करते हैं एंड गेट, और गेट, नोट, नैंड और नोर गेट। तो ये सारे जो हैं वो कॉम्बिनेशनल सर्किट में आते हैं। आउटपुट विल डिपेंड ऑन इनपुट एंड देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सर्किट यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज। ठीक है, तो इसको आप कॉम्बिनेशन सर्किट कहोगे। अब देखो मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। मल्टीप्लेक्सर जो होता है, इट हैज़ द मल्टीपल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। मल्टीप्लेक्सर आपका जो होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं भाई इनके ऊपर, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मल्टीप्लेक्सर जो होता है मल्टीपल इनपुट देते हैं लेकिन आपको एक सिंगल आउटपुट प्रोवाइड करता है, वो होता है आपका मल्टीप्लेक्सर। इस तरीके से ये आपका मल्टीप्लेक्सर है, ये आपकी मल्टीपल इनपुट है, सिंगल आउटपुट आपको जनरेट करेगा। ठीक है, और डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है, डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है, सिंगल इनपुट आपको देते हैं, मल्टीपल आउटपुट आपको मिलती है। तो ये काम होता है आपका डीमल्टीप्लेक्सर का। डिकोडर क्या होता है, डिकोडर जो होता है इट इज़ यूज टू कन्वर्ट वन कोड सिस्टम टू अनदर लाइक बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ये काम होता है आपका डिकोडर का। एडर, एडर जो होता है वो दो ऐड बिट को जो है ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं टाइप ऑफ हाफ एडर एंड फुल एडर। हाफ एडर जो होता है वो हम यूज़ करते हैं 2 बिट के लिए और फुल एडर को हम यूज़ करते हैं 3 बिट के लिए। तो आपको पता होना चाहिए हाफ एडर जो है वो यूज़ किया जाता है 2 बिट नंबर के लिए। ठीक है, और जो फुल एडर हम यूज़ करते हैं वो 3 बिट के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन में कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। ठीक है, एनकोडर, इट परफॉर्म अपोजिट फंक्शन ऑफ डिकोडर। एनकोडर का जो काम होता है वो अपोजिट होता है किससे, डिकोडर से। ठीक है, सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज जो होती हैं वो हम कल पढ़ेंगे कि क्या होता है, फ्रीवेयर क्या होता है, शेयरवेयर क्या होता है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, नेटवर्किंग हम कल पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नेटवर्क हम कल पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन मीडिया, ये सारी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका एमएस ऑफिस वाला पोर्शन आ जाएगा। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी जो है बेनिफिट हो सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।